Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. आगे बढ़ें इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये पॉडकास्ट पूरा रिविजनरी नेचर का होगा। यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ऑडिटिंग के, वो मैं रिवीजन नेचर में जो है यूज़ करने वाला हूँ, रिवीजन के पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। एक बात, दूसरी बात आपसे बोलना चाहूँगा कि आप चाहे इंटरमीडिएट में हैं चाहे फाइनल में हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स कॉमन है वो आप यहाँ से आराम से जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बहुत और रिवीजन जो है वो इंटरमीडिएट वालों के लिए रहेगी। फाइनल वालों के लिए हम लोग और भी कुछ करने की सोच रहे हैं। इंटरमीडिएट वाले ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और जो फाइनल वाले हैं वो मेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद अपनी पढ़ाई और भी करें। अच्छा जी, चलिए आज के पॉडकास्ट में, आज की इस ऑडियो क्लिप में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो हमारे पास दो तरह के मेनली ओपिनियन होते हैं। एक होता है क्लीन ओपिनियन, दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर मॉडिफाइड के अंदर जो है तीन तरह के ओपिनियन आते हैं: क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ये इन ओपिनियंस को इनिशियल पॉडकास्ट में समझना और याद कर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका उपयोग, इनका यूज़ बार बार लगातार कहीं ना कहीं होता रहता है, राइट। सो क्लीन ओपिनियन एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स को इनमें आती है बहुत ज़्यादा दिक्कत, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुन लेंगे तो आपका परमानेंट मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्लीन ओपिनियन कब आता है? तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है: ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, राइट। ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव होते थे। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिपोर्ट करने का। ओके, तो अगर ऑडिटर के पास रीजनेबल एश्योरेंस आ गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ऑडिटर ये भी अपने ओपिनियन में लिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी सब कुछ सही हो रहा है, तो उस केस में ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? क्लीन ओपिनियन। यानी हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एज पर AFRF बनी है, बहुत बढ़िया। अब जो ओपिनियन जाएगा वो क्लीन ओपिनियन जाएगा। लेकिन अब उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए मतलब कि भाई आप ऑडिटर हैं और आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं आ पा रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। इट मींस देयर आर सर्टेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे ही मैंने बोल दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एक बात पक्की हो गई कि क्लीन ओपिनियन नहीं जा सकता, अब मॉडिफाइड जाएगा। अब मॉडिफाइड में से हमने चुनना है, सिलेक्ट करना है क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर से एक बात पक्की हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बने हैं, तो लेट मी टेल यू गाइज कि इस बार भी क्लीन ओपिनियन नहीं जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी हो गया, यानी कि मटेरियल स्टेटमेंट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो दोनों ही केस में आपको एक बात सेट हो गई आपके दिमाग में कि अब जो है क्लीन ओपिनियन नहीं जाएगा, अब जाएगा क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में से हमने सेलेक्ट करना है कि मॉडिफाइड में हमारे पास क्वालिफाइड जाएगा, एडवर्स जाएगा या डिस्क्लेमर जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर जो है वो कब जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइड कब जाता है और एडवर्स कब जाता है और डिस्क्लेमर कब जाता है। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, फर्स्ट कंक्लूजन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन उसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। कम ऑन, लेकिन उसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। ओके, अब ये परवेजिव वर्ड क्या है ये आधे लोगों को नहीं पता होता, राइट। सो परवेजिव एक वर्ड है, एक शब्द है जो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द इफेक्ट, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी से पूछेंगे ना, वो बोल देगा परवेजिव परवेजिव, लेकिन परवेजिव का मतलब समझाने में भाई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान सुनिएगा। परवेजिव बेसिकली, परवेजिव वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट इन द ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट कितना है, मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट कितना है, वो डिस्क्राइब करता है परवेजिव वर्ड, राइट। अब एक मिसस्टेटमेंट परवेजिव, अगर आप सिंपली समझे, परवेजिव का मतलब होता है जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसका इंपैक्ट, मेरे साथ बोलिए, ऐसे बोलिए, बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत सारी चीजों पे आ रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं परवेजिव। क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी। परवेजिव। अच्छा जी, देन तो परवेजिव यूज किस लिए होता है? टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात याद रखिएगा, परवेजिव है या नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिटर की जजमेंट।
कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट परवेजिव है या नहीं, यानी कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है या नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन दी ऑडिटर्स जजमेंट। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ओके। लेकिन फिर भी ऑडिटर को ये जजमेंट बनाते समय कि भाई परवेजिव है या नहीं, ऑडिटर को कुछ बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जनरली स्पीकिंग इफेक्ट परवेजिव होता है जब हम उसे कन्फाइन ना कर पाए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे। जनरली स्पीकिंग इम्पैक्ट परवेजिव होता है जब हम उसे कन्फाइन ना कर पाए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे। रिविजनरी वीडियोस हैं, रिविजनरी ऑडियोज हैं, तो बस सुनते जाइए। एग्जांपल्स वगैरह मैंने क्लास में दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो इन्वेंट्री के अंदर है। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, लेकिन वो परवेजिव नहीं है क्योंकि इट इज कन्फाइंड टू इन्वेंट्री। कम ऑन गाइज, इट इज कन्फाइंड टू इन्वेंट्री, ओके। अच्छा, कभी कभी आप दूसरी बात सुनिएगा, और ये विरोधाभास हो सकता है। विरोधाभास मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन पूरी बात सुनिएगा। सो जनरली स्पीकिंग, अगर एक चीज पे कन्फाइंड है तो मैं बोलूंगा वो परवेजिव नहीं है। लेकिन कभी कभी एक चीज पे कन्फाइंड चीज भी परवेजिव हो सकती है, क्योंकि वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं अपने एग्जांपल में बोलता हूं कि इन्वेंट्री के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन साहब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इन्वेंट्री हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं बोलूंगा 60, 70, 80% जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ऑल दो the misstatement is confined to a specific element, still it will be considered as what? Pervasive. I hope आपको ये बात समझ आती है, जल्दी बता दीजिए। राइट, देन उसके बाद डिस्क्लोजर्स के केस में परवेजिवनेस कब आती है? डिस्क्लोजर के केस में परवेजिवनेस तब आती है जब वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने वहां पे गड़बड़ कर दी तो सब उस मटेरियल स्टेटमेंट को, उस गड़बड़ मतलब मिसस्टेटमेंट मतलब जो हुआ और जो होना था उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। और डिस्क्लोजर ऐसे डिस्क्लोजर जो फंडामेंटल थे फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने उसके बीच में गड़बड़ कर दी, उसके बीच में मिसस्टेटमेंट कर दी, तो साहब हम उस गड़बड़ को क्या मानने वाले हैं? परवेजिव मानने वाले हैं। आई होप आपको ये बात जो है समझ आ गई है। तो गाइस देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपने परवेजिव का मीनिंग अगर पहले समझा था बहुत बढ़िया, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि आपने परवेजिव का मीनिंग पहले कभी इस तरीके से नहीं समझा था, राइट। और ये रिविजनरी वीडियो में सोचिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। एक बार दोबारा देखते हैं। सो व्हाट इज परवेजिव? परवेजिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 2, आप ये बात ध्यान रखिए कि साहब परवेजिव है या नहीं, डिपेंड करता है ऑडिटर्स जजमेंट पे। ऑडिटर को जजमेंट लेते समय 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, परवेजिव तब होता है जब वो एक एलिमेंट पे कन्फाइन नहीं होता है। नंबर 2, एक एलिमेंट पे कन्फाइंड भी परवेजिव हो सकता है अगर वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3, डिस्क्लोजर्स की बात करें तो उस पर जो इफेक्ट है वो परवेजिव हम तब कंसिडर करते हैं अगर, कम ऑन गाइज, अगर Sir Ji, it is fundamental for the user's understanding of the financial statement. Now coming back to the types of opinion. मैंने बोला था अगर मिडिल स्टेटमेंट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF है तो हम लोग क्लीन ओपिनियन देंगे। अदरवाइज हम लोग जो है क्या देने वाले हैं? अदरवाइज हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं। अब अदरवाइज का मतलब क्या है? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हमें सबसे पहले उसका इम्पैक्ट चेक करना है, क्या उसका इम्पैक्ट परवेजिव है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है तो हम सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिव है, कम ऑन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिव भी है, यानी कि और ये हिंदी वाला और यूज कर रहा हूं भाई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर एंड द इंपैक्ट इज परवेजिव, तो हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं। कम ऑन, कौन सा ओपिनियन देते हैं? एडवर्स ओपिनियन। फिर इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, आप इसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो, आपको पता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। सो यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट जिस चीज को लेकर आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे उसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है, तो भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। यानी क्वालिफाइड ओपिनियन 2 केसेस में जाता है। नंबर 1, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। नंबर 2, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, इस चीज को लेकर हम लोग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट भी अगेन परवेजिव नहीं है, तो भी क्या जाएगा? क्वालिफाइड। इसका मतलब जब भी कुछ गड़बड़ है लेकिन परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। अच्छा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, इसको लेके आप लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साहब इसका इंपैक्ट परवेजिव है, तो अब जाएगा डिस्क्लेमर
ऑफ ओपिनियन। चैप्टर 11 में इसके बारे में, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 11 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है। और अगर सीए फाइनल वाले बच्चे देख रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में जो ऐसे हैं, ऐसे 700 705 टू बी वेरी स्पेसिफिक, वहाँ पे आपको इसके बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन जो है मिल जाएगा। मेरी बुक में एक टेबल बनी हुई है, आईसीआई की बुक में भी वो टेबल बनी हुई है, और हर टीचर लगभग उसी टेबल से जो है आपको पढ़ाता है। आई होप गाइज आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट पॉडकास्ट का फीडबैक जो है मेरे पास आया था, और लेंथ के बारे में बताया गया, तो लेंथ ऑब्वियसली हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 1 2 हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिवीजन के लिए थोड़ी सी स्पीड मैंने फास्ट रखी हुई है। आई होप आप लोग इसको समझेंगे, क्योंकि भाई ये एक ऐसा पॉडकास्ट मैं बनाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है जब कहीं भी बैठा हो आराम से इस पॉडकास्ट को लगाए अपने कान में और भाई सुनता चला जाए, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन रख पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिवीजन अच्छे से करे। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। आने वाले समय में सर हम लोगों ने आपसे चैप्टर 1 की कमिटमेंट कर रखी है, वो कमिटमेंट हम लोग ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।